ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस वक्त हम गाजियाबाद का पूरे देश का एक ऐसा सबसे बेहतरीन जगन्नाथ चैरिटेबल अस्पताल के डॉक्टर्स के मीटिंग रूम में बैठे हैं और हम अपने देशवासियों को और जो हमारे जो दर्शक हैं उसको हम बताना चाहेंगे कि जगन्नाथ चैरिटेबल जो कैंसर अस्पताल है इस वक्त आज के समय में देश के कुछ बड़े अस्पतालों में शुमार हो गया है। यहाँ पे पूरे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो कि इस जगन्नाथ अस्पताल का जिन्होंने नींव रखी उनकी सोच के बारे में बात करेंगे। कुछ डॉक्टर्स बैठे हैं जो कि कैंसर को भली बात समझते हैं और कैंसर के सर्जन बैठे हुए हैं। तो बारी बारी से हम लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग का इस न्यूज़ 19 के मिशन में आपका स्वागत है सभी लोगों का। शुरुआत के दौर में हम बात करना चाहेंगे प्रारंभ में के भटनागर साहब जो कि जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर अस्पताल के वर्तमान में चेयरमैन हैं। भटनागर साहब, मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरा की तरफ देख के आप बोलें कि आपकी सोच इस अस्पताल को लेकर क्या है और कैसा जो है मतलब आज के समय में ये जो कैंसर बीमारी है लोगों को कैसा जागरूक करेंगे कि लोग इस बीमारी से दूर रहें और ये बीमारी उनकी ठीक हो जाए। हमारा चैरिटेबल संस्था गठन जो है सन 2002 में इस उद्देश्य से किया गया था कि असाध्य कैंसर रोग का समाधान हम अपने हॉस्पिटल के माध्यम से सूक्ष्म मूल्यों में ही दे सकें और गंभीर से गंभीर बीमारी का हम निदान कर सकें। इसके लिए इसके गठन में हमारे 12 मेंबर थे, फाउंडर मेंबर, और 21 टोटल हम जो थे एग्जीक्यूटिव मेंबर सहित मेंबर थे जिन्होंने इसकी स्थापना की और समाज के सभी वर्गों से सहायता लेकर इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ और आज यह हॉस्पिटल 24 घंटे का और समस्त बीमारियों के निदान के लिए सेवा दे रहा है। हमारे कुशल चिकित्सक जो है इसमें पूरा अपने परिश्रम से बीमारियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सर्जन भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और सभी प्रकार के इलाज हमारे हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं। भटनागर साहब, सवाल एक ये है कि कैंसर असाध्य बीमारी मानी जाती है। ये जीवन में अगर ये किसी को लग जाए तो उसकी मृत्यु होनी सुनिश्चित होती है। अभी तक जो आवाम में ये भय बना हुआ है, तो मैं चाहूँगा ये कि आपने इस मिशन को इस अस्पताल में जो आपका जुड़ाव हुआ उसके पीछे क्या कारण था कि क्यों इस मिशन में आप जुड़े? असाध्य बीमारी के निदान के लिए और कम से कम कष्ट हो, इसलिए इस उद्देश्य से ये हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है। असाध्य रोग होते हुए भी भरपूर इसके इलाज के कारण जो है आदमी को कम से कम कष्ट हो और जो उसका मृत्यु दर है वो कम हो। सर, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोबारा कि आपकी क्या सोच थी, क्यों जुड़े आप इस मिशन में? आपकी कैसी कौन सी चीज़ें जो आपको प्रेरणा दी कि नहीं मैं जगन्नाथ चैरिटेबल से जुड़ूंगा, इसे हमें लोगों की सेवा करनी है? वो क्या विजन था आपका? इस गंभीर बीमारी को देखते हुए, हाँ, और क्योंकि इसके इलाज सब जगह उपलब्ध नहीं होता है और गाजियाबाद जैसी जगह में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन के पहले 100 बेड के हॉस्पिटल बनाने का ये कल्पना करते हुए ये हॉस्पिटल का स्थापना की गई थी और जिससे कि अधिक से अधिक रोगी इसके सही हो सके। सर, एक और बड़ा सवाल, चूँकि आप वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, सवाल ये है के भटनागर साहब कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वर्तमान में आप चेयरमैन हैं, आज के समय में इस अस्पताल को और बड़ा स्ट्रक्चर या और सुविधा युक्त बनाने के लिए आपने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कुछ सामाजिक संगठनों से कुछ आपने चर्चा मशवरा किया है, कुछ सहायता की मांग की है आपने? सामाजिक संस्थाओं से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमें और सहायता मिले, जिससे हमारे लीनियर एक्सीलरेटर जैसी रेडियोथेरेपी की व्यवस्था यहाँ बन सके, जिससे कि लोगों को और अच्छा
सुविधा जो है रेडियोथेरेपी की शिकायत मिल सके, उसके लिए प्रयास लगातार चल रहा है। ठीक है भट्टाचार्य साहब, सवाल आपसे ये कि लोगों के अंदर एक बात दिमाग में आ गई है कि विदेश में इलाज अच्छा होता है, भारत में इलाज उतना बेहतर नहीं होता, तो इस अस्पताल को अपडेट करने के लिए विदेशी तर्ज पर क्या क्या करना चाहेंगे आप? हमारे अस्पताल में विदेशी तर्ज पे ही नई सुविधाएं मुहैया करा के रोगियों को जो है इलाज मुहैया कराने जाने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी इसकी मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारी फाइलें चल रही हैं। और विदेशी तर्ज पे जैसे कि यहाँ भी वो सब इलाज मुहैया हो सके जो बाहर से के लिए जिस आदमी जा रहे हैं, वो सब इलाज यहाँ पर हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है पेशेंटों को, रोगियों को ये प्रयास किया जाता है कि उनका मनोबल बढ़ाया जाए और रोग का निदान करें। ये वास्तव में ये रोग जो है अच्छे इलाज करने से इसका ठीक भी हो रहे हैं पेशेंट जी। बिल्कुल ऑपरेशन करके भी आदमी बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल से भी लगातार सही हो रहे हैं। मतलब आपका मतलब है कि आने वाले भविष्य में जो ये अस्पताल है ये विदेशी तर्ज पर उतना अपडेट हर माने में हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम बात करना चाहेंगे आर.के. पोद्दार साहब से। आर.के. पोद्दार साहब स्वयं एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के साथ साथ इनकी विज़न बहुत पूर्व इन्होंने क्या सोचा, अपने उस स्वप्न को आज साकार किया। संस्थापक जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के आप हैं। पोद्दार जी, आपका स्वागत है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोच के साथ इस अस्पताल को आप इस मुकाम तक ले आए? देखिए, मैं एक सर्जन होने के नाते मेरा अपना एक छोटा सा अस्पताल है जिसमें मैं लगभग 36 वर्ष से सर्जरी कर रहा हूँ। तो सन 1998, 99, 2000 इन 3-4 सालों में मैंने विशेष रूप से ये अनुभव किया कि जिन मरीजों को मैं ऑपरेशन करता था और जब उनकी बायोप्सी हम करवाते थे तो उसमें कईयों को कैंसर निकलता। अब वो कैंसर के इलाज की सुविधा ना होने की वजह से हमने ऑपरेशन तो कर दिया, रसोली में कैंसर आ गया, तो अब उसके बाद में उसका आगे का कैंसर का इलाज करने के लिए जब हम उनको दिल्ली भेजते थे तो वो मरीज भटकते थे, उनका नंबर नहीं आता था, कोई उनको लेता नहीं था, आगे इलाज नहीं हो पाता था। गरीब होने के नाते वो बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा नहीं सकते थे, वो वापसी लौट के आ जाते थे कि जी मेरी शिकायत नहीं हुई, मुझे कीमोथेरेपी की ड्रग्स नहीं मिली और मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसा 50 सैकड़ों मरीजों में ऐसा हुआ तो फिर हमने ये कहा कि जी गाजियाबाद में कोई कैंसर का अस्पताल नहीं है, हमको प्रयास करना चाहिए, मिलके लोगों के साथ बात करनी चाहिए और एक कैंसर अस्पताल यहाँ पे स्थापित करना चाहिए। ये कब की बात है सर? ताकि ये सन 1999, 2000, 2001 की बात है जो आपने सोचा। और उसके बाद में फिर मैंने सर्वे किया। मैं सामाजिक प्राणी होने के नाते, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा होने के नाते सामाजिक कार्यक्रमों में मैं जाता, अपने दोस्तों से, मित्रों से मैंने राय ली कि भाई, डॉक्टरों से भी राय ली, साथियों से, कि भाई अगर हम एक कैंसर अस्पताल बनाएं तो क्या बन सकता है, क्या लोग मदद कर सकते हैं। तो बहुतों ने मुझे एनकरेज भी किया, कईयों से मुझे डिस्करेजमेंट भी मिला कि नहीं साहब, कैंसर का तो बहुत महंगा इलाज होता है, बहुत बड़ा अस्पताल होता है और ये सब चैरिटेबल रूप में चल नहीं सकता, कैसे करेंगे। पता नहीं, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए, ऊपर नीचे बहुत सारी हुई। फिर अल्टीमेटली हमने कहा भाई चलो एक प्रयास करते हैं और होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत समय ही खर्च होगा, थोड़ा बहुत खर्चा होगा। तो फिर हमने क्या है कि कैंसर पे हम लोगों ने काम शुरू किया, संस्था बनाई। संस्था का नाम कैंसर चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड गाजियाबाद रखा और उसका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया मेरिट में, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में। साथ में हमने ATG में अप्लाई किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ से हमको ATG में इनकम टैक्स में हमको छूट मिल गई और हमारा इंटरव्यू लिया गया। तो जब हम 12 सदस्य थे फाउंडर मेंबर्स, तो जो चीफ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थे, उन्होंने खुद ने देखा कि भाई कोई इसमें भटनागर है, कोई श्रीवास्तव है, कोई पोद्दार है, कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, कोई गर्ग है। तो मैंने खुद ने उनसे कहा कि देखिए साहब, ये सगे संबंधी नहीं है, ये कोई परिवार का ट्रस्ट नहीं बन रहा,
उन्होंने खुद में ये महसूस किया कि ये सब लोग अलग हैं, समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, का रिटर्न भरने वाले हैं, कोई इस तरह से। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने हमें एटीजी को स्वीकार कर लिया, हमारा एटीजी में हो गया। क्योंकि उससे पहले हमने कैंसर डिटेक्शन और कैंसर प्रिवेंशन, तो कैंसर प्रिवेंशन पे हमने बहुत काम किया और कैंसर प्रिवेंशन में हमने जगह जगह मीटिंगें करके गांव में भी और गाजियाबाद शहर में और आसपास में हमने लोगों को ये बताया कि 35% ऑफ द कैंसर पूरी दुनिया में जहाँ भी होता है वो तंबाकू के सेवन से होता है, यानी धूम्रपान से होता है, गुटखा खाने से होता है, तंबाकू सूंघने से होता है। तो हमने स्कूलों में जा के लेक्चर देने शुरू किए, बच्चों के पेरेंट्स को बुला के किया, लोगों में करा और हमने उनकी धूम्रपान की आदत छुड़वाई। फिर हमने उनसे ये कहा कि भाई इसके अलावा जो अल्कोहल है उससे भी कैंसर होता है। तो बहुत सारे लोगों का हमने शराब छुड़वाई और धूम्रपान छुड़वाया और उससे बड़ा मोटिवेशन मिला और स्कूलों में भी बहुत सारा हमने कैंसर के खिलाफ प्रसार किया। 2002 दिसंबर में हमने संस्था बनाई। उसके बाद में हमने लोगों से थोड़ा चंदा इकट्ठा करने की बात करी कि भाई कैंसर अस्पताल बनाने के लिए हमें जमीन मिलनी चाहिए तभी अस्पताल मिलेगा। तो हमें बड़ी जल्दी कामयाबी मिली। 2003 में हमने जिस परिसर में बैठे हैं उस परिसर की जो वो है न्यू रखिया न्यूज़ वो ये है कि 7000 स्क्वायर यार्ड्स का ये बड़ा प्लॉट हमको मेन रोड पे मिल गया और उसमें जिनके नाम पे हमने अस्पताल रखा है लाला श्री जगन्नाथ जी गर्ग, तो श्री जगन्नाथ धर्मनाथ कैंसर अस्पताल, इसका नाम भी इसी आधार पे पड़ा कि श्री जगन्नाथ जी ने हमको इस जमीन के लिए बहुत एक मोटी रकम लगभग 40 लाख रुपए का डोनेशन उन्होंने हमको दिया। उस वक्त दिया। ये 2003 की बात है, 2003 की बात है। और उसके साथ में हमने आपस में मिलजुल के और लोगों से, साथियों से, गाजियाबाद में बड़े अच्छे दानवीर लोग हैं, बड़े समाज सेवी लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा, और आसपास में भी दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं, लोगों ने हमारी बहुत मदद करी और हमारे केवल विश्वास पे लोगों ने डोनेशन दिया। और जिसके साथ में हम लोगों ने ये पूरी जो लैंड है 70 लाख रुपए में उस वक्त खरीदी और लगभग 6-7 लाख रुपए रजिस्ट्री चार्जेस वगैरह देने के बाद में लगभग 80 लाख रुपए में हमको ये प्लॉट 2003 में ही पड़ा। और उसके बाद में फिर हमने धीरे धीरे नक्शा पास करवाया, निर्माण शुरू कर दिया और हमारे कैंसर के प्रोग्राम हमारे चलते रहे। और 2007 में 10 अक्टूबर 2007 में हमने इस अस्पताल में ओपीडी और कीमोथेरेपी शुरू कर दी और एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड लैब ये सब हमने शुरू करी। और भारत के उप प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के कर कमलों से हमने इस अस्पताल का उद्घाटन करवाया। और उससे पहले स्वामी कल्याण देव जी इस अस्पताल की नींव रखे गए थे 2003 में। राष्ट्रपति भी तो आ चुके हैं। हाँ, नहीं, राष्ट्रपति जी नहीं आए, इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति। और 2013 24 फरवरी 2013 को माननीय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने हमारी रेडियोथेरेपी की मशीन का उन्होंने उद्घाटन किया। और ये रेडियोथेरेपी की मशीन हमारे प्रयासों से और काम से देख के भारत सरकार ने AERB एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन बोर्ड ने हमको इसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ये मशीन हमको मिली। और इसके अलावा जो हमारे बाद में फिर सोर्स की बात आई, इसमें जो सोर्स है रेडिएशन का सोर्स कोबाल्ट-60, वो हमको हमारे एक बहुत अजीज मित्र भटनागर साहब के बहुत खास आदमी श्री महेंद्र अग्रवाल जी, जिनका जो सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने हमको 40 लाख रुपए की मदद करी और हमको 70 लाख रुपए का सोर्स खरीदना था। बाकी पैसा हमको और इधर उधर से और छोटे डोनेशन से आया। तो फिर हमने उसमें सोर्स डाला और 23 फरवरी 2013 को ये रेडियोथेरेपी हमारी शुरू हो गई। और तब से मैं ये कह सकता हूँ फख्र के साथ अनवरत हमारी मशीन लगातार चलती रही। और केवल एंड केवल 4 या 5 दिन के लिए पिछले 3 महीने पहले किसी खास टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको मशीन रोकनी पड़ी 4 या 5 दिन के अलावा। इसके अलावा अनवरत आज 2013 से लेकर 2020 में 8वां वर्ष आज तक ये मशीन
चलती है। पोदार साहब, जो बड़ा सवाल है, कैंसर को बहुत खर्चे वाली बीमारी को लोग समझते हैं, इसमें बहुत पैसा लगता है, जैसा कि आपने इसका नाम रखा चैरिटेबल। थोड़ा सा वो बात बताइए जिससे कि जो इसके मरीज हैं या जो आम जनता है वो मजबूती से इस बात को समझे कि अगर मैं इसमें एडमिट हो जाता हूँ तो मेरा इलाज हमारे हिसाब से हो जाएगा। यही सिचुएशन हम रोजाना फेस करते हैं, और हमारे पास तो गरीब मरीज ही ज़्यादा आ रहे हैं। और इस अस्पताल की सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये एक तौर पे हम ये भी कहें कि हमने एक प्रतिज्ञा की हुई है कि पैसे की वजह से किसी को इलाज को मना नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको चैरिटी का स्वरूप क्या है वो बता दूँ। हमारे अस्पताल में चैरिटी का स्वरूप आप समझिए कि किसी भी पेशेंट की आज किसी प्राइवेट बड़े अस्पताल में रेडियोथेरेपी की जो कीमत है 1.5 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक है। हमने फुल कोर्स हमने आज की तारीख में 40,000 रुपए रखा हुआ है। अब उस 40,000 रुपए तो हमारी पूरी कीमत है। उस 40,000 रुपए में जब मरीज ये कह देता है कि जी मैं नहीं दे सकता, तो वो 30,000 हो जाता है। फिर वो ये कहता है जी नहीं मेरे से ये भी नहीं हो रहा, तो वो 25 हो जाता है, 20 हो जाता है। और फिर उसके बाद में ये कहता है जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30 लोग ऐसे हैं जिनमें हमारी सोसाइटी के अपने 20 आदमी भी 21 आदमी भी है। हम कहते हैं भी कि जी तेरे को 10,000 रुपये, मैंने पिछले महीने मैंने एक मरीज को 6-7 हज़ार रुपये दिए और मैंने कहा तू इलाज शुरू करवा, पहले पैसे मैं दूंगा, फिर तेरे से जो बने वो तू देना। और इस तरह से उसका इलाज मतलब उसके अर्थ की व्यवस्था आप लोग अपने कर लेते हैं। हाँ, तो कितने लोग का किया होगा आपने है? इस तरह सहयोग कितने लोगों का हुआ होगा, एक अंदाजा? मैं कह रहा हूँ सैकड़ों लोगों को काफी सहयोग लोग। करना है। राइट। और इसके अलावा जब कीमोथेरेपी होती है तो आप ये देखिए कि अस्पताल में बाजार से जब कीमोथेरेपी की ड्रग्स खरीदता है, आप सपोज करिए एक मरीज की कीमोथेरेपी की ड्रग्स मान लो 10,000 रुपए आती है, तो हमारे अस्पताल में वो 10,000 की दवा 7,000 या 7,500 में मिलती है, जो बिना कहे बिना सिफारिश के मिलती है। मतलब उसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में 10,000 की मिलेगी तो हमारे यहाँ तय बात है कि 7 या 7,500 में मिलेगी। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे 2,500 का फायदा होगा। मतलब जो आपका उद्देश्य था उस उद्देश्य में ये जगन्नाथ चैरिटेबल काम कर रहा है। हाँ, और उसके अलावा फिर वो ये कहता है जी मेरे को और कम करो, तो 500-700 रुपए तो हम कम कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद में सवाल आता है हमारी लागत कीमत। 10 के हमने 7.5 कर दिए। अब जी हमारे पास तो 500 रुपए बचे हैं, उस 500 रुपए को भी हम उसे ही दे देते हैं। फिर जो बची 7,000 है वो तो हमारी लागत कीमत है। अब उसको जोड़ने के लिए या तो हम किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं या उससे कहते हैं भाई तुम मदद ले, या किसी संस्था को करते हैं, कैसे भी करके अप्रोच करके उसका काम आप काम कर देते हैं। और डॉक्टर ऋषि गुप्ता जी आपका स्वागत है। और 2-3 बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे क्वेश्चन के पूर्व कि ये जो कैंसर जो बीमारी है ये पनपती कैसे है, ये बीमारी हो ही ना, ऐसा क्या अगर आम नागरिक प्रयोग करे या प्रयोग में लाए कि वो इससे बचा रहे? देखिए, कैंसर जो है पूर्णतया कैंसर को प्रिवेंट करना लगभग संभव नहीं है। सर थोड़ा सा एक अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे दें आप, अपना परिचय और आपका जो डेजिग्नेशन। तो आई एम डॉक्टर ऋषि कुमार गुप्ता, आई एम सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल गाजियाबाद। कैंसर आपने पूछा कि जो है कि आम नागरिक को हो ही ना, अगर वो क्या अपनी ऐसा क्या खान पान व्यवस्था करे कि उसको ना हो। कैंसर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैंसर किस चीज़ों से होता है। काफ़ी कुछ कैंसर जो है, जैसा कि सभी लोगों को जानकारी रहती है कि तंबाकू के सेवन से, अल्कोहल के सेवन से कैंसर की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। हमारे भारतवर्ष में अभी 60 to 70% कैंसर टोबैको और अल्कोहल के कंजम्पशन से होता है। अब इंडिया में मेन कैंसर जो है अपना स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग की वजह से, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से 60 to 70% कैंसर इसी वजह से होते हैं। तो 60 to 70% कैंसर को बड़े ही साधारण रूप से रोका जा सकता है, यानी कि स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल इंटेक अगर हम लोग कम कर दें या बिल्कुल भी ना लें तो 50-60% कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। सर क्या इसमें सरकार से कानूनी मांग करेंगे? इतना
यू आर कॉन्फिडेंट कि 70% कैंसर रोका जा सकता है अगर सरकार एक कानून बना दे? हाँ, डेफिनेटली अगर एक कानून इस तरह से बन जाए कि टोबैको का यूज़ जो है अगर इंडिया में बिल्कुल रोक दिया जाए तो डेफिनेटली 40-50% कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर अल्कोहल कंजम्पशन को कम किया जाए, जो कि साधारण चर्चा के द्वारा ही, जागरूक करके ही संभव है, तो उसके द्वारा भी 5 से 10% कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। बाकी अगर कुछ कैंसर जेनेटिक होते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा अनुसंधान चल रहे हैं, जिनको अभी हम लोग प्रिवेंट करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें अभी जानकारी में नहीं आई हैं कि उनको किस तरह से रोका जा सके। 30 से 40% कैंसर मतलब हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं साइंटिस्ट कि उसको हम लोग कुछ बता सकें कि किस वजह से होता है। अधिकतर वो जेनेटिक होता है जिसको प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। सर एक सवाल मेरा, जहाँ बैठे हुए हैं गाजियाबाद औद्योगिक नगरी पुरानी भी थी, आज भी है, यहाँ पे जो पानी की पेयजल व्यवस्था है वो बड़ी दूषित है जी। यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं वो अपने पानी को जो है अपने केमिकल्स वगैरह को डंपिंग करते हैं, तो क्या पानी, अगर दूषित पानी पियेंगे तो भी कैंसर होता है? हाँ, डेफिनेटली कैंसर जो है, जो भी रसायन हैं, अगर ये खतरनाक रसायन जो हैं पानी में घुलेंगे, पानी में मिलेंगे, तो वाटर पॉल्यूशन और इसी तरह से एयर पॉल्यूशन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से जो है डिफरेंट तरह के कैंसर होते हैं। सर एक बात और, जो वो मैं जो हमारे दर्शक हैं, बड़ी एक तरह से उनमें भ्रांतियां हैं। आज के समय में व्यवसाय करने के लिए लोग सब्जियों को रंग देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को मिलावटी देते हैं। क्या इन खाद्यान्न पदार्थों को यूज करने से भी कैंसर की संभावना बढ़ती है? हाँ, निश्चित रूप से जो है, मतलब जो जितना फर्टिलाइज़र यूज़ होगा अननेसेसरी और केमिकल्स डलेंगे तो वो कैंसर की संभावनाओं को डेफिनेटली बढ़ाएंगे। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो चीज़ें कैंसर कॉज करती ही, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो कैंसर की संभावनाओं को बढ़ाती जरूर है। ओके सर, ये हमारी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में जो आपका अनुभव है, यहाँ के मरीजों को किस किस रूप में मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है? सुविधाओं के बारे में आपका जो अनुभव, जैसे आप डॉक्टर्स हैं जी, तो किस तरह का जो एक्सपीरियंस आपका जो है आप इसमें देख रहे हो? ऋषि गुप्ता जी, जो सवाल ये है मेरा कि अगर हम लोग बहुत प्रक्रिया बात करेंगे बड़ी लंबी हो जाएगी, कितने दिनों से आप इस चैरिटेबल अस्पताल में आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं? सर जी, अभी हमें यहाँ पर कैंसर चैरिटेबल सोसाइटी जगन्नाथ कैंसर हॉस्पिटल में 6 वर्ष हो गए हैं लगातार। 6 वर्ष हो गए, तो 6 वर्ष में आपका बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ होगा। क्या क्या अनुभव हुआ होगा? अभी 6 ईयर में लगभग यहाँ पर जो है 8 से 10 हज़ार पेशेंट कैंसर के मैं देख चुके हैं अभी तक। और उसमें से कितने ठीक हो चुके हैं सर? और उसमें से अधिकतर अपने यहाँ जो इंडिया में रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा आती है, तो अधिकतर पेशेंट जो हैं, जो 60-70% पेशेंट लोकली एडवांस्ड होते हैं। ये अधिकतर स्टेज 3 या स्टेज 4 के कैंसर जो हैं वो अपने यहाँ 60-70% पेशेंट आते हैं जी। स्टेज 1 और 2 के पेशेंट सिर्फ 30 या 40% पेशेंट ही स्टेज 1 या 2 के आते हैं। अभी तक अगर हम कहें कि कितने परसेंट पेशेंट, तो लगभग 30 से 40% पेशेंट जो हैं अपने यहाँ से बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक होके जा चुके हैं, जो अभी भी स्वस्थ हैं और जिनका कैंसर। सर ये जो परसेंटेज में गिरावट है, इसका वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अधिकतर पेशेंट स्टेज 3 या 4 के आते हैं, यानी कि उनको या तो मालूम नहीं चलता है या किसी वजह से वो किसी भ्रांति में फंस जाते हैं। कभी उनको लगता है कि बायोप्सी कराने से जो है कैंसर मैंने भ्रांति में फंस जाते हैं। मैं उसी चीज़ को दूर करना चाहता हूँ कि लोग पहले आ जाएं आपके पास, पहले आ जाएं। इसके लिए जागरूकता जरूरी है। लोगों के अंदर हमें हौसला दिलाना होगा कि कैंसर के पेशेंट या कैंसर अगर उनको हो गया है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कैंसर का इलाज आज की डेट में कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर जो है, कैंसर का इलाज संभव है अगर सही समय पर वो पहचान लिया जाए तो कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से संभव है। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में कैंसर जो है डायग्नोज होता है तो 80-90% चांसेस होते हैं कि कैंसर जो है उनका ठीक हो जाएगा। अगर इसी मतलब हम लोग जो है कैंसर को जो है लेट स्टेज में डायग्नोज करेंगे तो उसमें कैंसर ठीक होने की संभावनाएं भी कम हो जाती। तो जो हमारे दर्शक हैं, अगर वो कैंसर को पहले स्टेज पे जान जाए, उसके लिए कुछ फार्मूला है, कुछ कोई एक ऐसा माध्यम जिससे वो जान जाए? इसके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। हम लोग भी जगह जगह जाके ग्रामीण क्षेत्रों में जाके, शहरी क्षेत्रों में जाके डिफरेंट हम लोग मंथ में जो है कैंप करते हैं
डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, सर्विक्स कैंसर के लिए सर्विक्स कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, ओरल कैंसर के लिए ओरल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली जितना हम अर्ली अवेयर होंगे और जितना स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो डिफरेंट जगह चलते रहते हैं उनमें पार्टिसिपेशन जनता का जितना होगा उतना ही जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सर बस ये इस बात से सहमत है कि जनता जागरूक नहीं है या सरकार जागरूक नहीं कर पाई है? सरकार के निरंतर प्रयास हैं जागरूक करने के, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को भी चाहिए कि अपने शरीर के प्रति और हेल्थ के प्रति जागरूक हों। और डिफरेंट जो सब जगह ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल हैं, सभी लोग आजकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाते रहते हैं। उनको चाहिए कि निःशुल्क कैंसर कैंप में पार्टिसिपेट करें और अधिक से अधिक संख्या में जाके अपने को स्क्रीन करें। राइट। अब हम बात करना चाहेंगे जो सबसे प्रमुख बिंदु इस वक्त हमारे इस पैनलिस्ट में बैठे हैं, मोहित भटनागर जी। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, सवाल ये हुआ है कि एक तो भय बहुत लोगों को होता है, लोग भय से मृत्यु के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, और आप सर्जन हैं कैंसर होने के उपरांत, तो मैं चाहूँगा कि क्या आपका अनुभव रहा है लोगों को ठीक करने में, उनकी क्या वेदनाएं हैं, और एक व्यक्ति, एक मरीज ऑपरेशन के स्टेज तक न पहुंचे उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और आपका अस्पताल कहाँ तक सक्षम है? आपके बाद वाले प्रश्न का पहले उत्तर दूंगा कि कैंसर की स्टेज तक पेशेंट ना पहुंचे उसके लिए, जैसे डॉक्टर ऋषि गुप्ता ने कहा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता में कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो सबको जानने चाहिए। जैसे मुंह में कोई छाला हो रहा है और आप उसको इलाज नहीं करा रहे हैं और वो महीने 2 महीने ठीक नहीं हो रहा है, तो विशेषज्ञ के पास जाएं, उसको दिखाएं। अच्छा। शरीर में कहीं भी कोई गांठ है जो बढ़ रही है या गायब नहीं हो रही है, ब्रेस्ट में कोई लंप है, कोई गांठ आ गई है, उसके अलावा लगातार खांसी होना, ये लंग कैंसर का एक साइन होता है। शरीर में किसी भी छिद्र से अनावश्यक रूप से ब्लड निकलना, ये भी कैंसर है। ये कैंसर का बहुत प्रमुख साइन होता है। एनल रेक्टल कैंसर्स के साइन होते हैं कि आपको लैट्रिन के साथ ब्लीड आ रहा है या फिर पेशाब में खून आ रहा है, तो आपकी किडनी से लेके आपके यूरिनरी ब्लैडर तक का कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। उसके अलावा जागरूकता सरकार के लेवल पे तो ज़रूरी है ही, जो कि आज कम है। हाँ, जो कि थोड़ी कम है, बिल्कुल, क्योंकि सरकार आपके घर जाके आपको ट्रीट नहीं कर सकती। उसके लिए आपको खुद भी अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे कैंसर फैल रहा है तो खाने पीने की समस्याएं हैं, खान पान की जो व्यवस्थाएं हैं आज की डेट में। आदतों पे कोई भी सरकार लगाम नहीं लगा सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपनी आदतों में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। खाने पीने में जो एडल्ट्री हो रही है उसको थोड़ा रोका जा सकता है। जैसे आप कोई भी सब्जी खा रहे हैं, आपको पता है फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, तो सब्जी को गुनगुने पानी में धोएं और उसको यूज करें। इसी तरह से हम खतरा कुछ कम कर सकते हैं। अपना पेयजल हम नहीं बदल सकते, आरओ सिस्टम हर आदमी नहीं लगा सकता, लेकिन पानी हर आदमी उबाल के पी सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आप कम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बीमारी के लक्षण है तो आप बताएं, घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक एज नहीं है जो कि एग्जाम्प्ट होगी जी हमें ये एज है, हमें कैंसर नहीं होगा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को लें तो मैंने खुद 16-17 वर्ष की लड़की को ऑपरेट किया है और कई केस ऐसे ऑपरेट किए जिनको कैंसर था। 85-90 साल की महिला तक को ऑपरेट किया। तो आज की डेट में कोई भी ऐसी एज नहीं है कि भाई हम तो यंग हैं, हमें कैंसर नहीं हो सकता। अगर हो रहा है या आपको कोई भी डाउट है, तुरंत जाएं, अपने विशेषज्ञ से राय लें। जब आप किसी सर्जन के पास जाते हैं और वो बताता है कि मेरी बायोप्सी होनी है, टुकड़ा लेना है या सुई की जांच करनी है, तो ये एक भ्रांति बहुत बड़ी सोसाइटी में फैली हुई है कि भाई टुकड़ा लेने से या सुई की जांच करने से कैंसर बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुई की जांच या बायोप्सी जांच के बिना कोई भी कैंसर का इलाज संभव ही नहीं दुनिया में किसी भी जगह। आप इस चैरिटेबल अस्पताल में आप कब से इसमें अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं? मैं कुछ वर्षों से इस अस्पताल से जुड़ा हूँ, लेकिन पूर्णतः जुड़े हुए मुझे अभी लगभग 1.5 साल हो गया।
उससे पहले मैं यहाँ ओपीडीज देखते थे करता था, तो वो वीकली या मंथली इस तरह बेसिस पे होती थी। बट पूरी तरह से डॉक्टर ऋषि को जी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इनकी वजह से मैं यहाँ पे जी। जुड़ा हूँ, और संस्था के जितने लोग हैं उनकी जिजीविषा देखकर, कैंसर को ठीक करने की उनकी ललक देखकर काफ़ी हौसला हम लोगों को मिला कि हम कुछ अच्छा यहाँ पे बैठ के करें। मैंने 20 वर्ष कॉरपोरेट अस्पतालों में काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संस्थाएं जो रियल जो चैरिटी होती वो कर रही वो हैं। ये कर रही हैं, तो मुझे इससे जुड़ना बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो अच्छा। मैं इसी सोच के साथ इससे जुड़ा। राइट, एक सवाल मेरा और है, मैं चाहूँगा हमारे दर्शक भी जाने कि कितनी आपने सर्जरी आपने अभी तक किया होगा और उसका क्या रेशियो रहा सफलता का, और कहीं कोई ऐसी सर्जरी आपके सामने आई हो जो चुनौती बनी हो? मैं ये गर्व से बता सकता हूँ कि सफलता का रेशो अभी तक 100% रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई सर्जरी की वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, नहीं हो पाई, न किसी पेशेंट को कोई नुकसान हुआ है, न मृत्यु हुई है। क्योंकि अभी मुझे जुड़े हुए थोड़ा सा कम समय हुआ है। जी जी। और लगभग 150 मेजर सर्जरीज यहाँ आप कर चुके हैं? कैंसर के ऑपरेशंस में कर चुका हूँ। जी जी जी। उसके अलावा स्क्रीनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, वीडियोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, लैरिंगोस्कोपीज, बायोप्सीज, ये रूटीन लेवल पे अब यहाँ हो रही है। हमारे अस्पताल के पास एक अच्छी लैब भी है जहाँ हम सस्ते में पेशेंट्स का ब्लड का टेस्टिंग भी कर रहे हैं और स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो। क्योंकि कैंसर के पेशेंट 2/3 कैंसर के पेशेंट्स आपके पास एडवांस तीसरी या चौथी स्टेज में आ रहे हैं। तो ज़रूरत है कि पहली स्टेज में आपके पास आए ताकि सफलता का प्रतिशत 90% हो जाए, लगभग। अगर आप तीसरी या चौथी स्टेज में आते हैं तो सफलता का प्रतिशत गिर जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो कैंसर के मरीज़ ठीक हो गए, मैं अपने सब मरीजों को ये बोलता हूँ कि आप ही हैं हमारे एम्बेसडर। आप सोसाइटी के एम्बेसडर हैं। भगवान ने आपको एक मौका दिया, आप बीमारी से सही हो गए, आप 10 लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपकी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनी जाएगी, बिकॉज आप उन सब यातनाओं से गुजर चुके हैं। आपसे बात करके लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी, बिकॉज आपने बायोप्सी भी कराई है, आपने सर्जरी भी कराई है, और आपने रेडियोथेरेपी भी कराई है, और आप ठीक भी होकर घर चले गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। जिन पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है वो हमारे एक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जिनको जागरूकता उनको ये करना चाहिए गवर्नमेंट कि वो लोगों को जागरूक करें। बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को भी उनकी मदद लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी मदद लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे एक और पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, और परिचय के साथ साथ आप इस संस्था में जुड़े कैसे, कौन सी ऐसी भावना थी जो आपको यहाँ तक खींच के ले आई? सर, मैं पवन कुमार, बिजनेसमैन, गाजियाबाद में हम लोग हैं, और मेरी वाइफ को भी सन 2019 25 जुलाई 2019 को मेरी मिसेस को भी 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट। जी जी। और डिटेक्ट हुआ, हम लोग घूम के आए थे पूना से। उससे मिसेस को लगा कि मेरे पेन है, मेरा हाथ नहीं उठ रहा ऊपर। तो हम लोग डॉक्टर डोगरा हैं, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप ना एज फैक्टर होने के पीछे आप जो है इसकी वो करिए, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज, जिससे हो सकता है हाथ इसलिए जाम हो गया है। तो वो जब हमने शाम को आगे हाथ घुमाया तो स्किन पे क्रैश टाइप आ गई। तो फिर तुरंत ही लेडीज डॉक्टर थी, डॉक्टर पीके जैन की मिसेस नन्नी जैन, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने हाथ ही पाल लिया, ये तो कैंसर है, बट कौन से स्टेज का है ये कैसे पता लगे। तो वी आर बिना टाइम हमने कमाए हुए सबसे पहले हुआ कि हमें इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि हमें कैसे कैंसर है। जी। तो मैंने तो सबसे पहले पेट स्किन कराया तुरंत ही। पेट स्किन एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें ये पता लग जाता है कि बॉडी के किस किनारे में कितना बड़ा कहाँ पर कैंसर। जी जी जी। और उसके कराने के बाद में मैंने तुरंत ही उसका इलाज चालू करा दिया। और जो लोग बार ये कहते हैं कि कैंसर सही नहीं हो सकता, वो एक बहुत बड़े भ्रम में है। क्योंकि मेरी मिसेज का वो कैंसर 3rd स्टेज का कैंसर था, जो 4th स्टेज तक वो चल दिया था। बट नाउ-ए-डेज माई वाइफ इज़ वेरी फाइन एंड वेल। नाउ अभी हम लोग यूरोप भी घूम के आए, डॉक्टर ऋषि गुप्ता ही उनका इलाज कर रहे हैं। अच्छा, ऋषि गुप्ता जी ने? यस, राइट। एंड
वेरी फाइन, और कहना चाहिए कि अब कोई वो नहीं तो कैंसर, ये मतलब कैंसरलेस बॉडी है इस समय। राइट। अभी मैंने 2 महीने पहले इसका पेट स्कैन फिर कराया था डॉक्टर साहब ने, तो सी इज़ वेरी फाइन, और उसमें कोई कैंसरलेस बॉडी है। कैंसरलेस बॉडी है। तो ये आपका वजह रहा इससे जुड़ने के लिए, कब जुड़े आप इस संस्थान से? मुझे अब हो गया इसमें 1.5 साल हो गया, धीरे धीरे 1.5 साल हुआ। मुझे 1 साल के करीब आफ्टर द कैंसर रिकॉग्निशन में इस बॉडी में आया। डॉक्टर भंडारा साहब से मैंने बात करी, तो भंडारा साहब ने कहा आप हमारी सोसाइटी में आओ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इसमें 2 चीज़ें कैंसर पेशेंट को बहुत ज़रूरी है कि कैंसर पेशेंट की डाइट जो है वो प्रॉपर रहे। एक, उसे ये महसूस ना हो पीछे से कि मेरी डेथ हो जाएगी, उसे इतना मोबिलाइज कराया जाए कि दे आर सीइंग कि भाई मैं सही हूँ, मुझे कैंसर है ही नहीं, बट मेडिसिन टाइम से ले, टाइमली उसका इलाज हो, और उसे प्रोटीन की कमियाँ होती हैं, जैसे हमें कीमो दी जाती है, कीमो के बाद में उसका एक साथ प्रोटीन कम हो जाता है, उसके हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कि वो उसे कैसे बढ़ा सकता है। उसके बढ़ाने के लिए उसे अनार का जूस पीना है, डॉक्टर साहब ने सलाह दी, तो उसे वो चीज़ पीछे से खाने पीने को मिले। अंतिम सवाल, फिर हम लोग किसी अस्पताल के और बहुत सारे हिस्सों को देखेंगे। जैसे कि अभी मोहित जी ने कहा कि भाई जागरूकता के लिए तो यू आर द राइट पर्सन कि आप जागरूक करें, तो इसके बारे में संकल्प के साथ आप ऑन कैमरा बोलें कि आप कितने लोगों को जागरूक करना चाहेंगे। मैंने आज तक जितने भी मुझे कैंसर पेशेंट मिलते हैं, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ और कोई मुझे मिलता है, जैसे जो सर पेशेंट नहीं मिला है उसके लिए भी आप संकल्प लें। सर वही बतलाता हूँ, संकल्प तो मैंने लिया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें गाइड करूँ कि आप सही हो जाएंगे, और सही होने के साथ साथ आपको ये प्रिकॉशन लेनी है कि आपको मेडिसिन टाइम से लेनी है। राइट। और सही आप डॉक्टर के पास जाएं, अपनी चेकिंग कराएं, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो सही नहीं हो सकती। पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग किसी और मुद्दे पर जगन्नाथ चैरिटेबल अस्पताल में आकर रूबरू होंगे और यहाँ की खासियत को, यहाँ की व्यवस्थाओं को आप तक पहुँचाने की सत्यतापूर्वक पूरी कोशिश करेंगे। मैं प्रेम मधुकांति, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।